हेलो एंड वेलकम टू भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 6 जो कि है स्टाफिंग। चलिए जानते हैं कि एस्पेक्ट या कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग क्या है। बेसिकली 3 एस्पेक्ट या 3 कंपोनेंट्स हैं स्टाफिंग के, जो कि है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव स्टेप होता है जहाँ पे हम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं और इंड्यूस करते हैं कि वो एक जॉब के लिए अप्लाई करें। बेसिकली थ्रू रिक्रूटमेंट पूलिंग ऑफ कैंडिडेट्स किया जाता है। वही दूसरी तरफ सिलेक्शन जो है वो एक नेगेटिव प्रोसेस होता है जिसमें हम मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को तो सेलेक्ट कर लेते हैं लेकिन बाकी सारे लोग हो जाते हैं रिजेक्ट। तो वहाँ पे रिजेक्शन जो है वो अधिक होती है, इसीलिए उसे एक नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। वंस सिलेक्शन इज़ डन, नेक्स्ट हमारा स्टेप है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के थ्रू हम अपने एम्प्लॉय की स्किल्स और उसकी नॉलेज को अपग्रेड करते हैं सो दैट वो एम्प्लॉय अपने काम को और अच्छे तरीके से कर पाए। तो ये थे एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। चलिए अब डिटेल में जानते हैं कि क्या है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सर्च करते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को और उन्हें एनकरेज करते हैं कि वो उस जॉब के लिए, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक वेकेंट पोजीशन है, उसके लिए अप्लाई करें। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे हम ढेर सारे कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं किसी एक वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए। इसमें हम पूलिंग ऑफ कैंडिडेट्स करते हैं। An organization communicate the vacant job position through different sources of recruitment. Different sources होते हैं रिक्रूटमेंट के, अभी हम लोग आगे वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। रिक्रूटमेंट का 2 मेन एम है, A to discover various sources of manpower and B to create pool of applicants. Recruitment process involve following activities. सबसे पहला हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या है सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई, हमें कहाँ कहाँ से किन किन सोर्सेज से लेबर की अवेलेबिलिटी हो सकती है। दूसरा, इवैल्यूएट वैलिडिटी ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, जो हम डिफरेंट सोर्सेज से लेबर ले रहे हैं वो कितना अप्रोप्रिएट है, कहाँ से लेबर लेना ज़्यादा सही रहेगा। तीसरा, टू चूज़ द मोस्ट सूटेबल सोर्स, हम जब पता कर लेंगे कि उनके गुड और बैड पॉइंट्स क्या हैं तो उनमें जो मोस्ट सूटेबल सोर्स होगा हम वहाँ से लेबर को अपने यहाँ पे एम्प्लॉय करेंगे। एंड लास्ट, टू अट्रैक्ट एंड मोटिवेट प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स कि वो उस जॉब जो वेकेंट पोजीशन है उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। चलिए अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इसे टिक मार्क कर लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जब भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी वेकेंट जॉब पोजीशन को अपने ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग किसी स्टाफ से फिलअप करते हैं तो उसे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहा जाता है। और जब कभी भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की किसी वेकेंट जॉब पोजीशन को किसी बाहरी एम्प्लॉय से, किसी फ्रेश न्यू कैंडिडेट से फिलअप करते हैं तो उसे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि क्या है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड क्या है इसके 2 मेन सोर्सेज। इंटरनल सोर्स रेफर्स टू मेकिंग यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ टू फिलअप वेकेंट जॉब। वेकेंट जॉब को फिलअप करने के लिए जब आप एग्जिस्टिंग स्टाफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहलाता है। इसके 2 मेन सोर्सेज हैं, एक है प्रमोशन और एक है ट्रांसफ़र। प्रमोशन को याद रखिएगा, हम एक वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ कहते हैं, जबकि ट्रांसफ़र को हम लोग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ कहते हैं। प्रमोशन बेटा आपने पहले भी सुना हुआ है, आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। जब आप क्लास 11 से क्लास 12 में आए तो आप क्या हुए, आप प्रमोट हो गए। इन द सिमिलर मैनर जब एक क्लर्क असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है या फिर असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है तो उसका क्या हुआ, उसका प्रमोशन हो गया। यहाँ पे आपकी जो जॉब पोजीशन है वो अपग्रेड हो गई, आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गया, आपकी यहाँ पे सैलरी भी बढ़ गई, आपकी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो प्रेस्टिज है वो भी इम्प्रूव हो गई। तो बेसिकली आपको हायर जॉब पोजीशन ऑफर की जाती है थ्रू प्रमोशन। और ट्रांसफ़र का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, one department to another or from one shift to another without any change in responsibility or status of employee.
जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक डिपार्टमेंट में ओवर स्टाफिंग हो जाती है और दूसरे डिपार्टमेंट में अंडर स्टाफिंग है, तो जहाँ पे भी स्टाफ ज़्यादा है और जहाँ पे कम है, तो ज़्यादा वाली जगह से हम स्टाफ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं जहाँ पे कम स्टाफ है, और इससे हम बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं और हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ ओवर स्टाफिंग एंड अंडर स्टाफिंग। तो बेसिकली प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। चलिए अब देखते हैं मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि इससे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल बूस्ट होता है। जब उन्हें प्रमोशन मिलेगा तो उससे उनमें एक नई एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आ जाती है। दूसरी बात ये है कि ये एक सिंपल प्रोसेस है। हम यहाँ पे इसके ऊपर रिलाई इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन का ऑलरेडी हिस्सा हैं, तो हमें वापस से एक लंबे से प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन को फॉलो अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अच्छी बात यह है कि हम इससे डेवलप करते हैं अपने फ्यूचर मैनेजर्स को। जब हम अपने ही एम्प्लॉयज़ को, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करते हैं, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि जब वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेंगे और बनेंगे हमारे मैनेजर्स। क्योंकि इंटरनल एम्प्लॉयज़ ही यहाँ पे प्रमोट हो करके या ट्रांसफ़र हो करके इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू आए हैं, तो यहाँ पे हमें इंडक्शन सेरेमनी जो होती है, ट्रेनिंग होती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में हम लोगों ने जो पढ़ा ट्रांसफ़र के थ्रू हम ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज़ ये इकोनॉमिकल है, सस्ता प्रोसेस है, इसलिए क्योंकि एक एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, तो उनके पास तो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेनिंग मिलनी थी वो पहले से उनके पास है, तो ट्रेनिंग का भी खर्च बच जाता है। तो ये थे मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या है डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे पहला डीमेरिट तो ये है कि जब हम इंटरनल सोर्स का ही इस्तेमाल करते रहते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेश टैलेंट की कमी हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में ओल्ड एम्प्लॉयज़ अपने पुराने ही ट्रेडिशनल तरीक़ों से काम करते रहते हैं। कुछ भी नया ऑर्गेनाइजेशन में नए व्यूज़, आइडियाज़ और स्किल्स नहीं आ पा रहे हैं, जो कि एक डीमेरिट है। दूसरा पॉइंट है डिक्रीज़ इन एंथुजियाज़म लेवल, क्योंकि एम्प्लॉयज़ पुराने और उनके काम करने के वही पुराने घिसे पिटे तरीके, इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ लेथार्जिक फील करने लग जाते हैं। थर्ड सबसे बड़ा डीमेरिट इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का ये है कि ये सूटेबल नहीं है न्यू ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, न्यू एंटरप्राइज के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनके पास तो कोई एम्प्लॉय नहीं होता जिसको वो प्रमोट कर पाए, ना ही उनके पास कोई एम्प्लॉय है जिसको वो ट्रांसफ़र कर पाए। उनके पास तो एम्प्लॉयज़ हैं ही नहीं ना। उनको इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट किसी काम का नहीं है, उनको एक्सटर्नल सोर्स ही यूज़ करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ कंपटीशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बाहर का कोई नया एम्प्लॉय आ ही नहीं रहा है, तो हमें आउटसाइड वर्ल्ड से कोई कंपटीशन फेस करना ही नहीं पड़ रहा। ट्रांसफ़र्स के थ्रू हम एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ले रहे हैं, ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग की, लेकिन अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ का लगातार बार बार बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र करेंगे तो उससे हमारे एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये लो प्रोडक्टिविटी इंटरनल सोर्स का एक डीमेरिट है। ऑल्सो जब हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को यूज़ करते हैं वेकेंट जॉब पोजीशंस को फिलअप करने के लिए, तो हमारे पास चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो बहुत लिमिटेड रहता है। इसमें कोई वाइड रीच नहीं है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं जिसमें से हम अपनी जॉब पोजीशंस को फिलअप करते हैं। तो लिमिटेड चॉइस जो है वो यहाँ पे एक सबसे बड़ा डीमेरिट है। तो ये थे डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हम देखते हैं क्या है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स रेफर्स टू सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द सोर्सेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से किसी नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं तो उसे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिकली अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयज़ के लिए है। यहाँ पे बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया जाता है और उस पर एक नोटिस चिपका दिया जाता है जिसमें अवेलेबल जॉब्स के बारे में डिटेल लगी रहती है। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो हमारे प्रेमिसेस के बाहर वहाँ पे जॉब सीकर्स इकट्ठा होते हैं और वहीं से हम ऑन द स्पॉट उनका सिलेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे वर्कर्स को अपॉइंट किया जाता है कैजुअल वर्कर्स के तौर पे और वो बदलते रहते हैं और उनको रेम्यूनरेशन भी दिहाड़ी के तरीके से डेली वेजेस के हिसाब से दे दिया जाता है। सेकेंड टाइप है कैजुअल कॉलर्स। यहाँ पे कंपनी बेसिकली समय समय पे जॉब सीकर्स की एप्लीकेशंस को रिसीव करती रहती है और कंपनी द्वारा उनका एक डाटाबेस तैयार किया जाता है
जब भी एक सूटेबल वैकेंसी अराइज करती है तो उन कैजुअल कॉलर्स को कॉल कर लिया जाता है। ये एक इकोनॉमिकल मेथड है और यहाँ पे हमारी कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट जो है वो बच जाती है। थर्ड सोर्स है एडवर्टीजमेंट। आपने न्यूज़पेपर, जर्नल, मैगजीन और टेलीविज़न में एडवर्टीजमेंट देखा होगा। यहाँ पे फुल डिस्क्रिप्शन दिया रहता है जॉब और उसके रिक्वायरमेंट के बारे में। ये बेसिकली स्किल्ड और एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट का एक तरीका है। फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए। जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो अपनी डिटेल्स यहाँ पर रजिस्टर कर सकता है इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस के साथ। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस बेसिकली एक लिंक है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ या जॉब सीकर्स। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये बेसिकली रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में हेल्प करते हैं, सेम जैसे है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उसी तरीके से, लेकिन ये एक नॉमिनल सी फीस चार्ज करते हैं इस सर्विस को प्रोवाइड करने की। 6 पॉइंट है कैंपस रिक्रूटमेंट। यहाँ पे कंपनीज आपके कॉलेजेस के अंदर में, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में आती है और जो भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स उन जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उनका इंटरव्यू लेती है। कई बार कुछ एग्ज़ाम्स भी होते हैं और वहाँ से लोगों को, मतलब स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है। 7th है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जब कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय किसी अपने पहचान के फ्रेंड, रिलेटिव या किसी नोन वन को एनकरेज करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए, तो उसे कहते हैं रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। यहाँ पे उस रिकमेंडेड कैंडिडेट की प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, कई बार कुछ इंटरव्यू भी होता है और उस बेसिस पे फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि उन्हें सेलेक्ट करना है या रिजेक्ट। 8th पॉइंट है लेबर कॉन्ट्रैक्ट। ये इंटरमीडिएटरीज होते हैं जिन्हें हम एजेंट या लेबर कॉन्ट्रैक्टर के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स के रिक्रूटमेंट के लिए होते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन करता है अपना एक रिलेशनशिप विद लेबर एंड जब भी हमें उन वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है तो एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर वो अनस्किल्ड वर्कर्स की अवेलेबिलिटी हमारे लिए करा देता है। एंड लास्ट हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में है वेब पब्लिशिंग। इंटरनेट अभी के समय में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बन चुका है। वेरियस वेबसाइट है जहाँ पे हमें जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। naukri.com, शाइन जॉब्स, इंटर्नशाला, बहुत सारी ऐसी पॉपुलर वेब पब्लिशिंग सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है जिनका इस्तेमाल करके हम रिक्रूट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वेल क्वालिफाइड पर्सनल। तो ये थे वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। चलिए देखते हैं कि क्या है मेरिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर एक्सटर्नल सोर्सेज के सबसे बड़े फ़ायदे की बात करें तो वो ये है कि हमें इसके थ्रू क्वालिफाइड पर्सनल मिल जाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दूसरा कि वाइड चॉइस है, हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड चॉइस नहीं है, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, बहुत सारी चॉइसेस हो जाते हैं एंड आउट ऑफ ऑल दोज कैंडिडेट्स हम सबसे बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए चूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है फ्रेश टैलेंट, क्योंकि कोई बाहर से ऑर्गेनाइजेशन में आने वाला है तो ना सिर्फ वो व्यक्ति, उसके नए नए आइडियाज़, फ्रेश टैलेंट, यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। ऑल्सो एक बहुत बड़ा मेरिट है एक्सटर्नल सोर्स का कि जब भी कोई आउटसाइडर ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो ऑटोमेटिकली एग्जिस्टिंग स्टाफ के अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जन्म ले लेती है। तो ये थे मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। चलिए अब देखते हैं कि क्या है डीमेरिट्स। तो देखिए सबसे पहला डीमेरिट तो यही है कि कई बार एग्जिस्टिंग स्टाफ डिससेटिस्फाइड भी हो जाता है कि आखिर हमें ऐसी क्या कमी रह गई कि हमें ना प्रमोट करके हायर जॉब पोजीशन के लिए किसी बाहर से नए एम्प्लॉय को रिक्रूट कर लिया। तो डिससेटिस्फाई भी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, गुस्सा भी होता है, कई बार वो इसको लेकर के बुरा फील करके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ भी सकते हैं, तो प्रॉब्लम भी है। दूसरा लेंदी प्रोसेस है, जब आप बाहर से किसी को रिक्रूट करते हैं तो वो एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है, बहुत सारा समय उसमें जाता है। ऑल्सो सिर्फ समय नहीं जाता, वो एक कॉस्टली प्रोसेस भी है, बहुत सारा पैसा एडवर्टीजमेंट पे भी आपको लगाना पड़ता है। तो ये थे कुछ डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। चलिए अब देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसे टिक मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनल में जहां हम यूज़ करते हैं एग्जिस्टिंग स्टाफ का, वही एक्सटर्नल में हम बाहर से, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से सर्च करते हैं नए एम्प्लॉयज़ को। सेकेंड पॉइंट ये है कि इंटरनल में हमारे पास रहती है लिमिटेड चॉइस, जबकि एक्सटर्नल में हमारे पास है वाइड चॉइस ऑफ रिक्रूटमेंट।
नेक्स्ट ये है कि इंटरनल जो है वो चीपर है, ऑल्सो लेस टाइम टेकिंग है, जबकि एक्सटर्नल जो है वो बहुत कॉस्टली प्रोसेस है और बहुत सारा समय भी उसमें जाता है। नेक्स्ट है, जब हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज़ करते हैं तो वो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, जबकि हम जब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को यूज़ करते हैं, बाहर से किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट कर लेते हैं, तो हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ जो है डिससेटिस्फाइड हो जाता है। इंटरनल में देर इज़ नो स्कोप ऑफ फ्रेश टैलेंट, जबकि जब आप एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में न्यू ब्लड, न्यू आइडियाज़ और नई एनर्जी आ जाती है। तो ये था डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इस वीडियो में हमने पढ़े एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग और इन डिटेल हमने पढ़ लिया अबाउट रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, उनके टाइप, उनके मेरिट एंड डीमेरिट। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।